नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एशियाई बाजारों पर दबाव। उत्तर कोरिया के सैटेलाइट लॉन्च करने से तनाव गहराया। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने बुलाई यूएन सुरक्षा परिषद की आपात बैठक। अमेरिकी डाउ में 200 पॉइंट की गिरावट। नैस्डैक 3% से ज्यादा गिरा। हफ्ते भर बंद रहने के बाद 15 फरवरी को खुलेगा चीन का बाजार। कमजोरी के साथ खुल सकते हैं आज भारतीय बाजार। एसजीएक्स निफ्टी में से मिले संकेत। इस हफ्ते खत्म होगा तिमाही नतीजों का सिलसिला। 18 निफ्टी कंपनियां जारी करेंगी रिजल्ट्स। आज प्रिसीजन कैमशाफ्ट्स की होगी लिस्टिंग, तो क्विक हील का आईपीओ भी खुलेगा। प्राइस बैंड 311 रुपए से 321 रुपए प्रति शेयर। 26 फरवरी से यूनाइटेड स्पिरिट्स, पीसी ज्वेलर्स समेत एफएनओ सेगमेंट में 7 कंपनियों की एंट्री। कमिंस इंडिया, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज और ग्रैन्युअल्स इंडिया भी डेरिवेटिव सेगमेंट का बनेंगे हिस्सा। मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाने से जारी रह सकती है स्टील कंपनियों की तेजी, मगर एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए है बुरी खबर। चलिए, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और सबसे पहले हमेशा की तरह देख लेते हैं हमारे लिए किस तरह के क्यूज हैं। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है वो इंडिकेट कर रहा है कि आज शायद हल्के दबाव के साथ शुरुआत हो। 1/3% से कुछ कम कमजोरी के संकेत वहां से आते हुए। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी वोलेटाइल है। एक समय 1/3% में खुलने के बाद 0.5% स्लिप हुआ था और अब वापस 1/3% के आसपास की कमजोरी के साथ कामकाज। एशिया में हल्का प्रेशर देखने को मिल रहा है। मैं आगे उस पर डिटेल पे चेक लूंगा, लेकिन सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। मेटल्स और बैंकिंग स्पेस एक ऐसी होगी जिसमें मजबूती के साथ कामकाज होगा। तो अनिल की रणनीति क्या है? दबाव के साथ आज हम खुलेंगे, तो खुलने के बाद क्या निफ्टी में खरीदारी करके चलूं? डिटेल में अनिल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो एसजीएक्स निफ्टी यहां से क्यूज ले रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो अमेरिकन मार्केट्स। फ्राइडे को हमने देखा था दबाव के साथ कामकाज होता हुआ। एक तो टेक्नोलॉजी की बहुत तगड़ी पिटाई थी और दूसरा आपको याद होगा एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आनी थी, मिली जुली थी। तो क्या निकल के आया था उस पर मैं आगे चेक लूंगा, बातचीत करूंगा। लेकिन आप मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़े हैं। डिम्पी, हम हाईलाइट कर रहे थे कि नॉर्थ कोरिया को लेकर काफी कंसर्न्स सामने आ रहे हैं। एक सैटेलाइट लॉन्च कर दी है, उसके बाद किस तरह से एशियन मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं? एशियन मार्केट्स, और अगर आप देखें तो कुछ हद तक यूएस मार्केट्स को भी आपको क्लब करना होगा, क्योंकि यूएस में बीते सत्र काफी तेज हमने गिरावट आते हुए देखी थी। उसकी जो बड़ी वजह थी वो टेक शेयर्स थे। असल में टेक शेयर्स और आईटी शेयर्स के अंदर जो नुकसान पहुंचा है वो भी काफी हद तक क्लब आप आज इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर देख पा रहे हैं। वहां पे हुआ क्या, लिंक्डइन के जब रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट्स तो खैर ठीक ठाक थे, लेकिन जो गाइडेंस आई वो काफी निराशाजनक थी, जिसकी वजह से वो अपने आप में वही शेयर करीब 43% टूटा और उसने ज्यादातर टेक शेयर्स को अपनी चपेट में ले लिया। धीरे धीरे चलते हुए अमेरिकन बाजार के अंदर ज्यादातर सेक्टर्स के अंदर गिरावट आती हुई देखिए, और ये जो बाजार है अपने आप में कहीं 2% से ज्यादा टूटते हुए आपको दिखते होंगे। लेकिन इसके अंदर आप इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखें, एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक जैसे बड़े दिग्गज भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हुए दिखे हैं। 2-3 एक अहम आंकड़े यूएस से भी आए, उसके बाद आपको एशिया के बारे में बताएं। जैसे कि जनवरी में करीब 1.5 लाख नई नौकरियां हुई। बाजार को उम्मीद थी करीब 2 लाख के आसपास आएंगी, तो एक और निराशाजनक आंकड़ा था। बेरोजगारी की दर 0.5% घटी। ये जितनी एक्सपेक्टेशन थे खैर उतना ही घटा, इससे कुछ ज्यादा इंडेक्स पर खास फर्क पड़ा नहीं। लेकिन अब आप सीधा चलिए एशियन मार्केट्स के अंदर आपको जो है दिक्कत है वो सीधा अब आपको पता लग जाएगा नॉर्थ कोरिया से काफी ज्यादा है। हालांकि सैंक्शंस को लेकर यूएन क्या फैसला आगे लेता है उसका एक रिएक्शन हमारे को देखना होगा, लेकिन ये बात पहले से ही काफी हद तक उनको समझा दी गई थी कि अगर आप इस तरह से मिसाइल को टेस्ट करने की योजना बनाएंगे, उससे पहले रॉकेट को लॉन्च करेंगे, तो आपके ऊपर सैंक्शंस हम लगा सकते हैं। और ये आपात बैठक इसी चीज को लेकर है, क्योंकि भारत से और नॉर्थ कोरिया का अपना कोई खास रिलेशन नहीं है, इसलिए कुछ ज्यादा फर्क कम से कम इंडियन स्टॉक मार्केट में इसका ट्रांसफर होकर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एशियन मार्केट्स कुछ हद तक इसको एक आधी डिस्काउंटेड और आधी रिएक्शन वाली खबर के तौर पर इस समय देख रहे हैं। दूसरी की अहम बात यह है कि अब ताइवान में भी भूकंप आया था, तो यहां का भी इंपैक्ट थोड़ा बहुत जो है एशियन मार्केट्स के अंदर काफी हद तक काउंट होता दिख रहा है। 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप था। ओके, तो थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इंपैक्ट होगा नॉर्थ कोरिया की मिसाइल लॉन्च का, रॉकेट लॉन्च का। अदरवाइज लार्जली यूएस में हमने देखा था फ्राइडे को कमजोरी के साथ कामकाज हुआ था। सेशन के लोज पे जाके वो मार्केट्स क्लोज हुए थे। एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आई थी, हालांकि जो जॉब्स एडिशंस थे उम्मीद से कहीं ज्यादा कम थे, लेकिन उस लिहाज से इंपॉर्टेंट ये भी जानना है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हुआ।
वेजेस जो है उसमें हमने बढ़त देखी आधे % के आसपास की, तो मिले जुले आंकड़े थे। लेकिन डिम्पी, ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक थी, क्या ये हो चुकी है? क्या निकल के आया इस बैठक से? कोई अपडेट्स हैं वहां पर? अभी तक इस बैठक की जो अपडेट्स हमारे को मिली है उसमें यही जानकारी है कि हाँ, कुछ एक सेंक्शंस के तौर पर अभी बातचीत चल रही है। जैसे साउथ कोरिया ने ही पहले अपने आप में एक आपात बैठक की, उसके बाद उसने यूएन काउंसिल से भी कहा। यूएन काउंसिल में हालांकि साउथ कोरिया हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके अंदर आप देखें तो जापान, अमेरिका और कई जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्होंने ये बात को ऐतराज जताया कि नॉर्थ कोरिया को इस तरह का टेस्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि ये मिसाइल टेस्ट अभी होना बाकी है, ये सिर्फ रॉकेट लॉन्च था, लेकिन अगर मिसाइल टेस्ट होता है तो नो डाउट इसमें काफी बड़े सेंक्शंस और लगाए सकते हैं। वैसे अपने आप में अगर आप देखें तो नॉर्थ कोरिया एक तरह की क्लोज्ड इकोनॉमी है, उसके अंदर कुछ ज्यादा ये इनका ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड अगर बड़ी कंट्रीज के साथ देखें कुछ ज्यादा है नहीं, और है भी तो सिर्फ चाइना के साथ थोड़ा ज्यादा है। चाइना उसका मित्र देश माना जाता है, वो भी यूएन काउंसिल का ही अपने आप में सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा भी है। तो चाइना की तरफ से कम इस चीज को एक सही बात ठहराई जाएगी, ये आगे चल के इस काउंसिल के अंदर देखना होगा। ओके, जहां तक चाइना की बात एक बार से रिएटरेट कर दूं, इस पूरे हफ्ते चाइना के स्टॉक मार्केट्स बंद है। वहां पे लूनर न्यू ईयर के चलते एक पूरे हफ्ते की छुट्टी है, तो अगले सोमवार वो स्टॉक मार्केट्स खुलेंगे। तो एक बड़ा ओवरहैंग जो था ग्लोबल इक्विटी मार्केट से, वो इस हफ्ते तो एटलीस्ट नदारत रहेगा। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, आपको याद होगा बीते सेशन जो फ्राइडे का था, मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। दिन भर सस्टेन बाइंग और फाइनली दिन के हाईज के आसपास क्लोज। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 1% से ज्यादा का उछाल था। निफ्टी 85 अंक की मजबूती के साथ 74-90 के लेवल्स के आसपास जाके बंद हुआ है। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छा एक्शन मोमेंटम था। मिड कैप स्मॉल कैप्स भी 1.25 से 2% का उछाल, मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव थी। 2 के सामने 5 बढ़ने वाले शेयर थे, 2 गिरने वालों के सामने। बैंक्स ने सपोर्ट करा, एक अच्छी बात यह थी। लेकिन आज का ट्रेडिंग सेशन जब ग्लोबल सेटअप थोड़ा सा कमजोर, थोड़ा सा नर्वस नजर आ रहा है, तो रणनीति क्या हो, आज किस तरह से ट्रेड में माहौल बनेगा। सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनिल, हाय, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा था आपकी कोट प्लेट, निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह, अमेरिकन मार्केट्स में दबाव, डिम्पी हाईलाइट कर रहे थे नॉर्थ कोरिया को लेकर कुछ सेंटिमेंटल इंपैक्ट या कंसर्न्स हो सकती हैं। ऐसे में क्या वाकई खरीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जिस तरह से शुक्रवार को भारतीय बाजार बेहद मजबूती के साथ बंद हुए, 7500 का हमारा जो टारगेट था, बिल्कुल वहां पर बाजार पहुंचे भी, बल भी वहां हुए। और अगर एक गैप डाउन ओपनिंग आज मिल जाती, चूंकि एशियाई बाजार सारे बंद है, ज्यादा संकेत है नहीं, लेकिन जो कुछ अमेरिका की कमजोरी और ये उत्तरी कोरिया की टेंशन की वजह से एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, जितना 7400 के नजदीक मिले उतना बेहतर है। तो मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए, उसके आसपास स्टॉप लॉस लगाकर एक रिकवरी की उम्मीद, या तो आप सेकंड हाफ में ही कर लें, या हो सकता है आपको कल के बाद फिर से बाजार थोड़े से संभलते हुए दिखें। अल्टीमेटली हमारे यहाँ मोमेंटम बेहतर है, और दूसरा ये स्टील पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस की जो खबर आई है, उसके चलते काफी कुछ 2 बड़े सेक्टर पॉजिटिव रुझान दिखा सकते हैं, बैंक्स और मेटल्स। तो उससे भी निफ्टी को सहारा मिलता हुआ दिखेगा। तो मैं बजाय इसके कि मूड खराब करके इतनी गैप डाउन ओपनिंग के बाद बेचने के सोचूं, निचले स्तरों पर खरीदारी करना ज्यादा प्रीफर करूंगा। और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी मुझे लगता है खरीदारी का माहौल बना रहेगा। तो कोई खास डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक कि आप 7400 के नीचे न जाएं, तब तक तेजी के मूड में ही रहें। ओके, वैसे भी तमाम कंसर्न्स के बावजूद एशिया में ऐसा कोई पैनिक नहीं है। एसएक्स निफ्टी सिर्फ 1/3% की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ अनिल मानते हैं कमजोरी में खरीदारी करने के मौके ढूंढें। 7500 के टारगेट 75-50 तक के लेवल्स तक वापस जाता हुआ नजर आएगा, तो शायद अच्छे मौके होंगे अगर निफ्टी, एसएक्स निफ्टी की तरफ पे हम भी 1/3% के आसपास दबाव के साथ खुले तो एंट्री करने के। खासतौर पर मेटल्स और बैंक्स, और भी मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो स्टील के इंपोर्ट पर लगा दिया गया है, उसके चलते दोनों पॉकेट्स आज शायद आउट परफॉर्म करती हुई नजर आए। एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, निफ्टी पे क्या कॉल हुआ, लेकिन उससे पहले आज का इवेंट्स कैलेंडर, यानी कि आपकी और हमारी नजर कहां रहनी चाहिए। मेक इन इंडिया सप्ताह से पहले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस मेक इन इंडिया पीसी में वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमन और अमिताभ कांत मौजूद रहेंगे। बाजार में प्रेसिजन कैमशाफ्ट, हाल में जो आईपीओ आके बंद हुआ था, उसकी आज लिस्टिंग होने वाली, डिटेल में आपको समझाऊंगा क्या है। और इसके साथ साथ क्विक हील टेक्नोलॉजीज, एक और नई कंपनी जो प्राइमरी मार्केट में आई है, आज से आईपीओ खुला है। 451 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है इस कंपनी की। लेकिन चलिए, अनिल ने बोला था निफ्टी में खरीदारी करने के मौके ढूंढें, लेकिन एक और व्यू लेकर आता हूं। हमारे साथ अब मैक्स रोड कैपिटल के डायरेक्टर आशुतोष सरना जुड़ रहे हैं। आशुतोष, हाय, गुड मॉर्निंग सर। क्या करना चाहिए? थोड़ा सा दबाव के साथ खुलने के इंडिकेशंस आ रहे हैं, क्या इस डिप में खरीदारी करने के मौके ढूंढूं? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। जी बिल्कुल, मुझे थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है बाकी के बाद, पर बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी कि बाय और स्ट्रेटेजी रख के यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए।
नीचे की तरफ सपोर्ट रहेगी 74.10 और 73.80। मुझे लगता है इन दो लेवल्स के आसपास अगर निफ्टी मिले तो बिल्कुल यहाँ पे बाइंग कर लेनी चाहिए और ऊपर की तरफ टारगेट 75.20, 75.50 देखने को मिल सकते हैं हमें। और मुझे लगता है एक पॉजिटिव वीक ये भी देखने को मिलेगा हमें पूरा। और ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि चाइना नदारद है? जी, चाइना बंद है, प्लस चार्ट, वीकली चार्ट देखें तो वहां पे एक डबल बॉटम बनता हुआ फॉर्मेशन दिख रही है। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ से मिल सकता है आगे आने वाले वीक। ओके, तो कंसेंसस बनता हुआ दोनों एक्सपर्ट जिनसे हमने बात करी, चाहे अनिल हो चाहे आशुतोष हो, दोनों का मानना है कमजोरी के साथ निफ्टी की तर्ज पर अगर हम खुलते हैं तो कमजोरी शायद खरीदारी करने के मौके होंगे, यानी कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। 7500, 7520, 7550 वो जोन है जहां पे आप अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। लेकिन आशुतोष, कोई स्टॉक आइडिया, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति सुझाए आप? जी, मुझे लगता है JSW स्टील में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है और आगे आने वाले दिनों में भी मोमेंटम बरकरार रह सकता है। 1015 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करेंगे और ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा 1050, 1060। सेकंड, मुझे लगता है कि येस बैंक में डबल टॉप बनता हुआ फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऑन द राइट सेलिंग करके चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 785 के आसपास एक रेजिस्टेंस है इसका, तो वहां पे स्टॉप लॉस रखेंगे और नीचे की तरफ टारगेट रहेगा 755 का। ओके, तो निफ्टी में गिरावट में खरीदारी करने के मौके, JSW स्टील क्योंकि मेटल्स आज वैसे ही फोकस में रहेंगे, चार्ट भी बेहतर नजर आ रही है, स्टॉक को रडार पर रखें, खरीदारी करें। और येस बैंक, लेकिन यहां पे बिकवाली करने के मौके। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर और डिम्पी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी कुछ शेयरों पर ट्रेडिंग कॉल्स हैं जो उन्हें बाजार के खिलाड़ियों से मिली हैं। डिम्पी बताएं। उसमें वेदांता रिकमेंडेड है, आप यहां पे एक ट्रेड ले सकते हैं। 78 का टारगेट मिल रहा है विशाल मलकान की तरफ से और जो स्टॉप लॉस दे रहे हैं वो 72 का है। ये सौदा कम से कम 3 दिन हो सकता है आपको रखना पड़ जाए, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा वैशाली पारेख का कहना है कि आप चाहे तो 420 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं एक्सिस बैंक को और 375 का एक स्टॉप लॉस आप रखें इसके अंदर। और इसके अलावा मनोज सचदेव कह रहे हैं कि 295, 295 के टारगेट के लिए आप वोल्टास को खरीदें, ये ज्यादा बेहतर होगा। और 274 रुपए का स्टॉप लॉस दे रहे हैं, सौदा कम से कम 2 दिन रखना होगा। ओके, तो अतिरिक्त ट्रेडिंग आइडियाज डिम्पी की तरफ से आते हुए आज के कारोबारी सत्र के लिए डिम्पी आपका धन्यवाद। लेकिन इसके अलावा आज कौन से टॉप 5 शेयर रहेंगे फोकस में, जानते हैं मेरे सहयोगी हेमंत गई से। हेमंत हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से टॉप 5 आइडियाज हैं आज के? मॉर्निंग आशीष, काफी सारी कंपनियां मिनिमम इंपोर्ट प्राइस की जिसका हम जिक्र कर रहे थे शुक्रवार के सेशन में, देखिए वो होता हुआ नजर आया है और इसके चलते आपको आज मेटल कंपनियों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। जो एक रैली बनी थी वो आज और आगे एक्सटेंड हो सकती है। 117 स्टील प्रोडक्ट्स पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइसेस सरकार ने लगा दिए हैं। साथ ही 7 ऐसी कंपनियां हैं जो इस सीरीज की एक्सपायरी के बाद FNO में शामिल हो जाएंगी। USL, PC ज्वेलर्स, टाटा एलेक्सी, KPIT और काफी सारी कंपनियां हैं, ग्रैन्यूल्स, इंडोकाउंट, इन सब कंपनियों के ऊपर नजर रखिए क्योंकि अब यहां पर ट्रेडिंग होगी और उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा 26 फरवरी से ये दरअसल FNO के सीरीज में पहुंच जाएंगी। साथ ही टाटा पावर जिसने अपने नतीजे बाजार बंद होने के बाद पेश किए थे, इस पर नजर रखिए। जेट एयरवेज ने भी अपने नतीजे पेश किए थे, इसके नंबर्स काफी अच्छे आए। डिवीज लैब ने 12% का इजाफा दिखाया अपनी प्रॉफिट्स में, यहां पर नजर रखिएगा, इसने अच्छे नंबर्स पेश किए थे। लेकिन काफी सारी कंपनियां जिन्होंने अपने कमजोर नंबर्स पेश किए हैं, सोभा, यहां पर आप देखिए काफी दबाव देखने को मिला है मुनाफे के फ्रंट पर भी और टॉप लाइन के फ्रंट पर भी। साथ ही सद्भाव इंफ्रा, ये घाटे से में थी और ये इसका घाटा अब दरअसल और बढ़ गया है, तो इस शेयर पर नजर रखिएगा। बिल्ड जो है वो पहले से ही घाटे में थी और देखिए इस बार फिर उसका घाटा बढ़ गया है, तो इस स्टॉक पर नजर रखिएगा, यहां दबाव देखने को मिल सकता है। साथ ही क्लैरिस लाइफ साइंसेज, ये मुनाफे में थी और अब ये घाटे में आई है और यूबी होल्डिंग भी मुनाफे से घाटे में आई है, तो ये 2 कंपनियां हैं जहां पर नजर आपकी जरूर होनी चाहिए। लेकिन ऐसी भी कई कंपनियां जिन्होंने अपने बाजार बंद होने के बाद अच्छे नतीजे पेश किए हैं। टेक्स मैको रेल मुनाफा दुगना हुआ है, करियर पॉइंट मार्जिन करीब 35% हो गए, 20% से बढ़कर, तो यहां पर एक अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। जमुना ऑटो में आप देखिए मुनाफा 185% बढ़ा है, तो यहां पर एक तेजी देखने को मिल सकती है। और द्वारिकेश शुगर घाटे से मुनाफे में आई है। ध्यान रखिएगा, चीनी की जो कंपनियां हैं उन्होंने जो नंबर्स पेश किए वो काफी जबरदस्त हुए हैं और ज्यादातर कंपनियों में यही ट्रेंड देखने को मिला है। एस्ट्राजेनेका एक और ऐसी कंपनी जो घाटे से मुनाफे में आई है, तो ये तमाम शेयर हैं जिस पर आज नजर जरूर होनी चाहिए। तो हेमंत की हमेशा से एक एग्जॉस्टिव लिस्ट आपके लिए, तो सारे स्टॉक्स जो एक्शन में रहने वाले हैं वो पूरी क्विकली उन्होंने सम अप कर दिया। तमाम स्टील कंपनीज, क्योंकि MIP बड़ा है उसका फायदा मिलेगा। FNO इंक्लूजन, वो 7 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, उन्हें रडार पे रखें। टाटा पावर, जेट एयरवेज, डिवीज लैब्स, रिजल्ट्स पे रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। शुभा डेवलपर्स कमजोर नंबर, सद्भाव इंफ्रा लॉसेस बढ़े हैं, बिल्ड के लॉसेस बढ़े हैं, क्लैरिस लाइफ साइंसेज
और यूबी होल्डिंग तो घाटे में पहुंच गई मुनाफे से, तो इस सब में शायद आपको वीक रिएक्शन देखने को मिले। अच्छे नंबर्स थे टेक्समैको, करियर पॉइंट, जमुना ऑटो और द्वारिकेश शुगर्स, इन सब में आज शायद एक पॉजिटिव रिएक्शन है। हर निशान के साथ कामकाज हो सकता है, लेकिन हमने सेकेंडरी मार्केट के एक्शन की बात करी, लेकिन आज प्राइमरी मार्केट भी फोकस में रहेंगे। आज प्रिसीजन कैमशाफ्ट्स की लिस्टिंग होगी, तो दूसरी तरफ क्विक हील का आईपीओ भी खुलेगा। एक नजर डालते हैं इन दोनों पर। सबसे पहले तो आज जो लिस्टिंग होने वाली है प्राइमरी से, जो सेकेंडरी मार्केट में डेब्यू होने वाला है, वो प्रिसीजन कैमशाफ्ट्स। कैमशाफ्ट्स बनाने का काम करती है पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, तो एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। कुल 410 करोड़ रुपए जुटाए हैं, 180 से 186 रुपए प्राइस बैंड था, अगर आपको याद हो। कुल मिलाकर थोड़ा ठंडा रिस्पांस था। 1.9 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, और जिसमें एचएनआई का हिस्सा तो अंडर सब्सक्राइब रहा था, 0.7 टाइम्स के आसपास ही वो पूरा हिस्सा सब्सक्राइब हुआ था। बाजार को डर था थोड़ा सा वैल्यूएशन स्टीप, एक्सपेंसिव नजर आ रहे हैं। जो ये रकम जुटाई है इस कंपनी 410 करोड़ रुपए की, इसका जो सोलापुर में यूनिट है, वहां पे एक नया एक्स्ट्रा यूनिट लगाने के लिए ये खर्च करने वाली है। तो देखना होगा किस हद तक लिस्टिंग होती है, किस तरह की लिस्टिंग होती है, क्योंकि आईपीओ का रिस्पॉन्स ठंडा था। वहीं आज एक इंटरेस्टिंग कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है सब्सक्रिप्शन के लिए। ये कंपनी है क्विक हील टेक्नोलॉजीज। आप सबने, कईयों ने शायद नाम सुना होगा। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी जो प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशन मुहैया कराने वाली कंपनी है क्विक हील। हमने कई सारे लोगों ने उसके प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करे होंगे। रिटेल सेगमेंट में भारत में 30% का मार्केट शेयर एक कंपनी रखती है। इशू के बारे में बता देता हूं। आज खुलेगा, बुधवार को बंद हो जाएगा। 311 से 321 रुपए का प्राइस बैंड है, 45 शेयर का लॉट साइज है। कुल मिलाकर ये कंपनी इस आईपीओ के जरिए 450 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। मैं तमाम ब्रोकरेजेस के व्यूज देख रहा था, ज्यादातर आईपीओ नोट्स थे, लेकिन जिन ब्रोकरेजेस ने रिकमेंड करा है, ज्यादातर सब्सक्राइब करने की बात कर रहे हैं। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग, आशिका ब्रोकिंग, बाटलीवाला एंड करानी, हेम सिक्योरिटीज, इन 4 ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स है मेरे पास जो सब्सक्राइब की रिकमेंडेशन इस आईपीओ पे दे रही है। तो आप इस आईपीओ के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स के एक्शन पर फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब बात कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। कमोडिटी करेंसी मार्केट्स पे आज क्या हो, स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के रवि सिंह जी। रवि जी हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सोना रडार पे इंटरनेशनल मार्केट में 3 मंथ्स के हाईज, भारतीय बाजारों में तो मेरे ख्याल से 9 मंथ के हाईज पे कामकाज होता हुआ। क्या करना चाहिए सर इन लेवल्स पर आज? देखिए, इस समय तो आशीष जी थोड़ा सा आज एक पुल बैक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक बार 28,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि जो क्लोजिंग के भाव यानी कि 6,500 से 550 के भाव, यहाँ पे एक बार परचेजिंग करनी चाहिए। 750 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे एक बार खरीद के आप 27,400 तक का एक स्टॉप लॉस लेके अप साइड में एक बार 28,000 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। अच्छा, आज खरीदारी करने की वजह क्या वो नॉर्थ कोरिया का सैटेलाइट मिसाइल या रॉकेट जो टेस्ट हुआ है वो भी रीजन हो सकता है, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ना, या अदरवाइज भी मोमेंटम अच्छा है? नहीं, मोमेंटम तो अच्छा है ही है, लेकिन मेरे ख्याल से जो ये एक जो यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसकी वजह से भी अब लोअर बैंड की तरफ जाना थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, क्विकली सर, कच्चा तेल एक तरफ वो स्पेकुलेशन, पता नहीं कि वो इमरजेंसी आपातकालीन बैठक हो सकती है ओपेक नॉन ओपेक मेंबर्स के बीच में, दूसरी तरफ हम जानते हैं वो ओवर सप्लाई के कंसर्न्स। ऐसे में कच्चे तेल में रणनीति क्या बनाओ? देखिए, इस समय कच्चे तेल मुझे लगता है कि 2180 और 2200 का जो लेवल है, इस पे एक बार सेल की रणनीति बनाना चाहिए। इंट्राडे के हिसाब से देखें तो एक बार 2120 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। अपसाइड में स्टॉप लॉस के हिसाब से 2240 से 2250 का स्टॉप लॉस लेना चाहिए। ओके, चलिए रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुबह से वक्त निकालने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसजी 50 दर्शा रहा है 1/4% का दबाव। दोनों एक्सपर्ट्स का मानना है कमजोरी में खरीदारी करने के मौके ढूंढे, लेकिन मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020।